विदेश में जमा ब्लैक मनी बताने का सरकार ने दिया आखिरी मौका। 30 सितंबर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी काले धन की जानकारी। 31 दिसंबर तक टैक्स चुकाने की मोहलत। I dream of a digital India. The netizen is an empowered citizen. डिजिटल इंडिया बदलेगा लोगों की जिंदगी। अस्पताल से लेकर गांव की पंचायत तक, दस्तावेजों से लेकर लॉकर तक सब कुछ होगा ऑनलाइन। पीएम ने लॉन्च किया डिजिटल इंडिया मिशन। We at Reliance will invest over 250,000 crores. We plan to invest an additional $7 billion over the next 5 years. We commit to spend in excess of 100,000 crores in the next 5 years. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से इंडस्ट्री भी हुई कनेक्ट। कॉर्पोरेट इंडिया का 4.5 लाख करोड़ के निवेश का वादा। रिलायंस इंडस्ट्री ही अकेले करेगी 2.5 लाख करोड़ का निवेश। ग्रीस संकट पहुंचा अपने क्लाइमैक्स पर। खबरों के मुताबिक ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रेडिटर्स की शर्तें मानने के लिए तैयार। ग्रीस मार्केट सुलझने की उम्मीद में बाजार भी झूमा। सेंसेक्स फिर पहुंचा 28,000 के पार। निफ्टी भी 8,450 के पार। The public sector banks are concerned, we put in place a comprehensive package to really strengthen our public sector banks. सरकारी बैंकों को और मॉडर्न बनाने के लिए सरकार देगी अलग से पैकेज, लेकिन जानकारों ने कहा बहुत हुए वादे, अब एक्शन का टाइम। दिक्कत सिर्फ यही है कि पहले कथनी और करनी में जो फर्क है वो नहीं होनी चाहिए। अगर $3 बिलियन 20,000 करोड़ का एडिशनल कैपिटलाइजेशन मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। सीएनबीसी बाजार ने पूरा किया शानदार 1 साल। पहली वर्षगांठ पर बाजार पर लगा दिग्गजों का जमावड़ा। मार्केट, इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट जगत के जाने माने चेहरे हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9 और आपके साथ में हूं विपिन। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी हेडलाइन। हर गांव तक पहुंचेगी सिंचाई। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को दी मंजूरी। 1,000 करोड़ का शुरुआती निवेश होगा। सुषमा विवाद में नया खुलासा। इसी साल 15 अप्रैल को ललित मोदी ने की थी स्वराज कौशल को पिता की कंपनी में डायरेक्टर बनाने की सिफारिश। बीजेपी ने कहा ठुकरा दिया गया था प्रस्ताव। हाउसिंग.com के सीईओ राहुल यादव की छुट्टी। बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। और स्नैपडील और शाओमी के बाद रतन टाटा का नया वेंचर ओला कैब्स में किया निवेश। विदेश में जमा ब्लैक मनी को व्हाइट करने का सरकार ने आखिरी चांस दिया है। कोई भी व्यक्ति 30 सितंबर तक विदेश में रखी अघोषित संपत्ति और पैसे का ब्यौरा देकर उसे देश में वापस ला सकता है। अघोषित संपत्ति पर 30% टैक्स और 30% पेनल्टी चुकाने के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। नया ब्लैक मनी कानून के तहत सरकार ने एक कदम उठाया है, लेकिन अगर कोई 30 सितंबर तक अपनी ब्लैक मनी को घोषित नहीं करता तो दोषी पाए जाने पर उसे 30% टैक्स और 90% पेनल्टी देनी होगी। साथ ही उस पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाएगा जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सरकार का ये कदम कितना कारगर होगा, क्या ये मोहलत काफी है और कितना रकम वापस आ सकता है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है जाने माने इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल। ओसवाल साहब, सबसे पहले ये सरकार तो कह रही है एमनेस्टी स्कीम नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर प्रैक्टिकली एक तरह से एक एमनेस्टी स्कीम है। नहीं, ये एमनेस्टी स्कीम बिल्कुल नहीं है। सरकार की ये स्कीम में 5 कानून में आपका डिक्लेरेशन एक एविडेंस नहीं माना जाएगा, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम्स एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और कंपनीज एक्ट। लेकिन दूसरे कानूनों में इसको अपराध देखा जाएगा, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। और सबसे खतरनाक प्रोविजन वही है, यदि आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यदि आप लोगों को एग्जम्पशन नहीं दे रहे हो, यहां छूट देने से कोई फायदा नहीं है, वहां पकड़ा जाएगा। दूसरी बात, काफी इश्यूज ऐसे हैं इस स्कीम में, इस एक्ट में जो प्रोविजन लाए हैं गवर्नमेंट, इसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है और आज तक सरकार ने कोई भी एक क्लैरिफिकेशन इश्यू नहीं किया, रूल्स नोटिफाई नहीं किए, लोगों को किसी को समझने के देने की कोशिश की नहीं है।
जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देने वाले थे वो भी नहीं दिए। और यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोगों को इसके बारे में आप अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे तो हम लोग हमारे क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर सकते हैं। तो हमारे काफी दिक्कतें हैं, डिफिकल्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई पूछता है कि फॉरेन में प्रॉपर्टी हो तो उसका वैल्यूएशन कैसे करें, और उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ क्लैरिफिकेशन दे तो अच्छी बात है। नहीं तो यदि वैल्यूअर को अपॉइंट करके वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लेना हो जी तो उसमें 2 महीना लग जाता है। राइट ओसाल साहब, लेकिन आपको तो आदमी कैसे 3 महीने के अंदर स्कीम में। जी सरकार स्कीम तो लेकर आ गई है, लेकिन इसमें लोग आगे आएंगे अपना काला धन बताने के लिए विदेश के अंदर जमा हुआ। वो पता नहीं है आगे आएंगे या नहीं आएंगे। हमारे हिसाब से यदि हमको कोई पूछेगा तो हमारे हिसाब से आगे आना मीन्स सुसाइड के जैसा ही है। आज के तारीख में आगे आना इसका मतलब है आप कमिट कर रहे हो सुसाइड और कुछ नहीं कर रहे हो। और लेकिन सवाल ये आता है कि कुछ यदि कच्ची छाती वाले लोग हैं, उम्र वाले हैं, तो उनको डिक्लेयर करना है, मंजूरी है तो कर लेंगे। लेकिन जिसको प्रोसिक्यूशन का डर नहीं है दूसरे कानूनों में, तो उसके कारण यदि आगे आएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है यदि कोई आदमी, जिम्मेवार आदमी अपने आप में आके जवाबदारी वाला आदमी फंस जाएगा। ये ओसवाल साहब थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आगे आना खुदकुशी करने जैसा है, लेकिन अगर लोग आगे नहीं आएंगे और काला धन पाया गया है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये सही नहीं होगा कि कुछ गलत काम करने से अच्छा है कि लोग आगे आकर बता दें और जो टैक्स है वो भर के खत्म करें मामला? ये तो मैं भी मानता हूं। मेरी सलाह लोगों को यही रहेगी, आगे आके सलाह डिस्क्लोज कर दीजिए। लेकिन सवाल ये आता है कि डिस्क्लोज करने से यदि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यदि इम्यूनिटी नहीं दी जा रही है तो आप यहां से तो बच जाओगे, इनकम टैक्स से बच जाओगे, फेमा से बच जाओगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। लेकिन आपके लिए जेल का प्राविधान उस कायदे में तो है ऑलरेडी। 7 साल की या 10 साल की सजा तो वहां पे भी होने वाली है। तो इसका मतलब यही है आपने टैक्स भी भर दिया और पनिशमेंट भी भोगनी पड़ी। तो कौन ऐसा काम करेगा आगे आके? तो आदमी चांस लेने की कोशिश करेगा, नहीं डिस्क्लोज करेंगे, जो करना है कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि आज तक तो गवर्नमेंट की कोई मशीनरी ने किसी को डिस्क्लोजर में पकड़ा नहीं है। जितना भी लोगों को पकड़ा गया है वो एमनेस्टी स्कीम, जिसको भी पकड़ा है वो फॉरेन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन आई है उनको ही पकड़ा है। आज अपने दुनिया को सबको ही पता है, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के पास पैसा इतना करोड़ों रुपये का है। आज इतने करोड़ों रुपयों के स्कैम हुए इंडिया में, वो पैसा गया किधर? जी 3G का स्कैम में पैसा सब बाहर गया, ये कॉमनवेल्थ गेम में पैसा बाहर गया है जी, कोल के स्कैम में पैसा बाहर गया है, और सभी इन्वॉल्व पॉलिटिशियन थे। तो पैसा तो गया है, ये सबको ही मालूम है। मुश्किल होगा कि इस स्कीम के तहत बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर्स आए और लोग यहां पर पेनल्टी भरकर और 30% मुआवजा देकर अपना ब्लैक मनी वापस लाना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए टीपी ओसवाल साहब। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया ड्रीम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल क्रांति का बड़ा सपना दिखाया है। ई बस्ता, डिजिटल लॉकर, ई हॉस्पिटल जैसी प्रोडक्ट के जरिए हमारी और आपकी जिंदगी आसान होने जा रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए सरकार गवर्नेंस का पूरा तरीका बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि डिजिटल इंडिया से 18 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सरकार और निजी क्षेत्र को मिलाकर करीब 4.5 लाख रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। रविशंकर जी हिसाब लगा रहे थे बैठे बैठे कि वो क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और करीब 18 लाख लोगों को रोजगार। ये तो जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने बताया, नीचे बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हैं, उनका भी सुनना बाकी है। और डिजिटल इंडिया के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को साइबर युद्ध के खतरे से भी आगाह किया। दरअसल सब कुछ ऑनलाइन होने से आपके डेटा की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन जाती है। प्रधानमंत्री के मुताबिक दुनिया भर में रक्तहीन युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया में
रक्त विहीन युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इस रक्त विहीन युद्ध से जब बादल मंडरा रहे तो सुख चैन की जिंदगी मानव जी सके, क्या भारत इसका नेतृत्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या विश्व को सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए रक्तहीन युद्ध से सुरक्षा देने के लिए क्या भारत की टैलेंट काम आ सकती है कि नहीं आ सकती? मैं जो रक्तहीन युद्ध की बात करता हूं वो मुद्दा है साइबर सिक्योरिटी का। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उम्मीद जताई है कि अगले 4-5 साल में डिजिटल इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री के सामने आपके टेलीविजन पर इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, तो आने वाले 4, 5, 10 वर्षों में देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बूस्ट मिलेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ही 2-3 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं। सरकार डिजिटल इंडिया को सफल करने के लिए पूरी कार्रवाई करेगी। जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव की जरूरत होगी और जो प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार, जनता, राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र साथ मिलकर चलेंगे। डिजिटल इंडिया की क्षमता, इसका पूरा लाभ सरकारी कार्यक्रमों में हम लोग उठा सके हैं। Our financial inclusion program has been probably the largest in the world. In a period of less than 5 months, we were able to open 160 million Jan Dhan accounts. The direct benefit transfer extends to almost 130 million people, achieved in a matter of few months. और सरकार की डिजिटल इंडिया से कॉर्पोरेट इंडिया का पूरा कनेक्ट बन गया है। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों ने डिजिटल इंडिया को कारगर बनाने के लिए भारी निवेश का इरादा जताया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने जा रहे हैं। वेदांत ने 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का इरादा जताया है। We at Reliance will invest over 250,000 crores across the Digital India pillars. Firstly, in terms of infrastructure, we are rolling out an all-IP next-generation wireless broadband infrastructure across all 29 states in India, and this will be amongst the best in the world. We will make a very meaningful contribution to your initiative of Digital India. We commit to spend in excess of 100,000 crores in the next 5 years. That's $16 billion. This will be spent to build further and deeper infrastructure in both urban and rural areas. I am pleased to announce that we will achieve full deployment of our next generation content and cloud delivery network by the end of this year, with what is a first for India, 5 fully operational cloud exchange points. We have plans to invest over $2 billion in the next 5 years in projects falling within the ambit of the Digital India initiative. हमने टेक्नोलॉजी के अंदर में, डिजिटल इंडिया के अंदर में LCD पैनल फैब बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 50,000 लोग एम्प्लॉयड करेंगे और 20% इलेक्ट्रॉनिक का इंपोर्ट शायद कम हो। In India, there are large opportunities to digitally cater to the needs of education, healthcare, agriculture, energy, water, transportation and defense. I'm glad to see that the Digital India vision embraces many of these fields. The Tata Group has been active in many of these areas. While this vision is simple, it is critical to ensure the availability and affordability of these services at the doorstep of every citizen.
whether these be in education, health, financial services, and governance or entrepreneurship and innovation. It is also equally important to ensure that each citizen has access to these facilities transparently. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक में आम आदमी के लिए कई नए ऐप्स और स्कीम्स का ऐलान किया है। तो क्या है ये नए ऐप्स और आपके हमारे किस काम आएंगे, बता रहे हमारे टेक गुरु अभिषेक तालन। जी, डिजिटल इंडिया वीक के पहले दिन जो हाइलाइट्स रही उसमें सबसे ज्यादा जोर ईज ऑफ गवर्नेंस और ऐसी सर्विसेज लाने पर था जो एक आम आदमी की रोजमर्रा की लाइफ को आसान बना सके। सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूंगा ई बस्ता स्कीम का। इस स्कीम की मदद से बच्चों को भारी भरकम बस्ते लादने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैबलेट या लैपटॉप पर ही सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ebasta.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार बैंकों समेत ज्यादातर सरकारी दफ्तरों को पेपरलेस और प्रीमाइसलेस बनाने पर जोर देती नजर आई। इसके लिए सरकार ने डिजिटल लॉकर स्कीम लॉन्च की, जो दरअसल आधार से जुड़े इंटरनेट क्लाउड पर आपका पर्सनल स्टोरेज स्पेस आपको दिया जाएगा, जिस पर आप अपने ई डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकेंगे। और बैंक समेत ढेरों सरकारी सेवाओं में जहां आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, वहां आप अपने इसी डिजिटल लॉकर की मदद से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने या फिर एम्बुलेंस बुलाने के लिए ई हॉस्पिटल नाम की सेवा भी शुरू की गई है, जिससे आप इंटरनेट की मदद से डॉक्टरी सहायता ले सकते हैं। इन सबके अलावा सरकार ने आज स्वच्छ भारत ऐप, आधार मोबाइल ऐप, डिजिटल इंडिया पोर्टल जैसी ढेरों सुविधाएं लॉन्च की, जो हमारी डे टू डे लाइफ में काफी काम की साबित हो सकती हैं। और प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन की राह में कम नहीं है चुनौतियां। डिजिटल इंडिया पर खास चर्चा के लिए जुड़ेंगे नेस्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के फाउंडर ओसामा मंजर से इस छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारी डिजिटल इंडिया मुहिम पर कवरेज लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के जरिए हमारे आपकी जिंदगी के साथ गवर्नेंस के तौर तरीकों में बड़े बदलाव का सप्ताह दिखाया है। निजी क्षेत्र ने भी आगे बढ़कर बड़े निवेश का ऐलान किया है। डिजिटल इंडिया से देश कितना बदल सकता है, इस सपने को पूरा करने की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं, इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप जुड़े हैं नेस्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के फाउंडर ओसामा मंजर। स्वागत है आप दोनों का। आज चंद्रशेखर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमने शो ऑफ स्ट्रेंथ आज देखी वो काफी इंप्रेसिव थी, लेकिन अगर ये समझने की कोशिश करें कि लोगों की जिंदगी में इसे तब्दील होने में एक्चुअली कितना समय लगेगा और ये इतने सारे पैसों की जो अब बात हो रही है आज, वो आने में और लगने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, ये जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम जिसका आज प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, उसका एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है ये, और इसमें देश में कई क्षेत्र में डिजिटल इंडिया के जरिए एक ट्रांसफॉर्मेशन या बड़े तरह से बदलाव होने का संभावना है। पर ये जो संभावना है बहुत बड़ा है, लेकिन उसके वहाँ तक मंजिल तक पहुँचने से पहले बहुत सारे चुनौतियां हैं जिसको सामना करना पड़ेगा और जिसे डील करने की जरूरत है। और जब तक ये सारे जो डिजिटल इंडिया के पार्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एप्लीकेशंस है, डिवाइसेस है, इनोवेशन है, और ये सब मिला के फिर जो सेवाएं डिजिटल इंडिया या मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जो कल्पना हो रही है, इन सब के बिना नहीं हो सकता है। आपका सवाल यह है कि कितना टाइम लगेगा। अब जैसे ब्रॉडबैंड नेटवर्क एक कार्यक्रम है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर हर ग्राम पंचायत तक लेने की बात हो रही है, और इसमें
अभी तक काफी जो डेडलाइंस थे वो बीत चुके हैं और प्रोग्रेस तो उस पर बहुत ही कम है। पर मैं समझता हूं कि इसमें एक एलिमेंट जैसे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को लेके उसी को अगर हम देखते हैं तो वो सही तरीके शायद नहीं होगा। काफी वक्त जहां तक ऑप्टिकल फाइबर गया है जी, अभी तक गांव तक तो ये जो डिजिटल फाइबर ऑप्टिक पहुंचाने की बात है, पिछला वर्क देखें तो लगता है कि अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन देखना होगा सरकार इसे कैसे आगे लेके जाती है। मिशन में मंजर साहब ई बस्ता, ई मेडिकल फैसिलिटीज, ई लॉकर जैसी तमाम चीजें आपने यहां आज लॉन्च कर दी है, गांव तक ले जाने की बात है, लेकिन आपको लगता है इन सब चीजों के इस्तेमाल के लिए एक डिजिटल लिटरेसी की भी जरूरत होगी, उस पर भी काम करना होगा, सिर्फ ये तकनीक पहुंचा देने भर से काम नहीं चल पाएगा? मंजर साहब आपसे सवाल है। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी हमारा मानना यह है कि जैसा कि चंद्रशेखर जी ने भी बोला कि ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, जो कि बहुत अच्छा है। लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं इससे, लोगों को लग रहा है कि उनके पास अब बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन उसको मीट करने के लिए जिस तरह की जिम्मेदारी हमको चाहिए और जिस तरह की हमको तैयारी चाहिए, वो तैयारी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि हमारी कनेक्टिविटी पहुंचने में 5 साल लग गए और अभी भी नहीं पहुंचे हैं। 60, 70, 80 गांव और पंचायत में पहुंचे हैं, वो भी ठीक से नहीं काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सारी की सारी इंडस्ट्री हमने इसमें जोड़ा तो है अनाउंसमेंट करने के लिए, लेकिन वही इंडस्ट्री जो है वो पार्टनरशिप में नहीं आ रहे हैं नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क पे। एक भी इंडस्ट्री की पार्टी ने उसके साथ ज्वाइन नहीं किया है। तीसरी चीज डिजिटल लिटरेसी, जो कि आपने कहा कि बहुत सही है, बगैर डिजिटल लिटरेसी के कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर डिजिटल लिटरेसी देखा जाए तो हम क्या बात कर रहे हैं? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। हमारी 100 करोड़ की आबादी है और हम ये कुछ लाख और करोड़ से हमारा काम नहीं चलने वाला है डिजिटल लिटरेसी में। और चौथी चीज ये है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जैसे पंचायत है, स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, आंगनवाड़ीज हैं, ये सारी की सारी जो इंस्टीट्यूशन है ये बिल्कुल हॉलो पड़ी हुई हैं और वहां पर डिजिटल लिटरेसी बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। तो हमारा मानना है कि ये सारे अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2 महीने के बाद हमको खुद जाके देखना चाहिए कि उन अनाउंसमेंट्स में से प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर जगह हॉटस्पॉट होना चाहिए, तो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल है, तो इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल अगर है तो क्या हम दूसरी तरफ आरटीआई को कर्व कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल भी होना चाहिए? तो ये एटीट्यूड जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए कि हम तैयारी भी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं लोगों के प्रति। और एक जो पॉइंट ओसामा मंजर ने भी किया और आज चंद्रशेखर जी आप भी वो पॉइंट को करने की कोशिश कर रहे थे कि जो NOFN है फॉर एग्जाम्पल, जो अपने डेडलाइन से इतने पीछे खिसक चुकी है, उसमें स्पेसिफिकली निवेश की बात आज नहीं हुई है। कितने पैसे लगेंगे उसको ठीक करने में और कितना समय, क्योंकि उस बुनियादी ढांचे के बिना कुछ भी चीज उस पर बनाना बहुत मुश्किल है। आज चंद्रशेखर जी सवाल आपसे है जी। हाँ, अच्छा मुझे पूछ रहे हैं आप जी। नहीं, ऐसा है कि जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है उसका पहले जो अंदाजा या एस्टिमेशन जो किया था वो करीबन 20-25 हजार करोड़ के करीब था। उस वक्त जो एस्टिमेशन था कि तकरीबन 5 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लगाने की जरूरत होगी, पर अभी जो हम देख रहे हैं कि शायद ये 5 लाख से अधिक हो गया है और 7 लाख से 10 लाख तक शायद हो सकता है। और जो इसका एस्टिमेशन है वो 25,000 करोड़ से शायद 40-45 हजार करोड़ तक बढ़ चुका है। दूसरी बात ये है कि जो समय का बात चल रही है और सबसे पहले ये गोल रखा गया था कि 2-3 साल के अंदर इसको पूरी करनी चाहिए। अभी ये साफ नजर आ रहा है कि शायद इसमें ज्यादा टाइम वक्त लगेगा और अगर पैसे भी इसके लिए पूरी तरह से बजट में एलोकेट किया है, फिर भी
शायद 5 साल तो लग ही जाएंगे। जी बिल्कुल। पर मैं जो कह रहा था कि 5 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। मंजर साहब, 18 लाख नए रोजगार की बात भी प्रधानमंत्री ने की है, तो किस तरीके के रोजगार आएंगे, किस लेवल के लोगों के लिए होंगे, किनको फायदा होगा इससे? देखिए 18 लाख लोगों के रोजगार, बहुत अच्छी बात है, रोजगार हो जाए, लेकिन क्या हम आईटी के थ्रू रोजगार शहर में करना चाहते हैं या गांव के लेवल पे करना चाहते हैं? और अगर हम गांव के लेवल पे करना चाहते हैं तो क्या हम आईटी को वहां लेके जा रहे हैं, कनेक्टिविटी को लेके जा रहे हैं? क्या हम एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हर पंचायत और हर ब्लॉक रूरल बीपीओ की तरह भी काम करे, उस ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजिटाइजेशन हो, जो कि बिना डिजिटाइजेशन के आप ई सर्विसेज भी नहीं दे सकते हैं और बिना डिजिटाइजेशन के आप ई गवर्नमेंट की सर्विसेज भी नहीं दे सकते हैं। तो ये सबका जो मैरिज है ना, ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट हमने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको लगता है कि इसके साथ बदली हुई सोच को हमको इसमें डालना पड़ेगा। जैसे कि चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि 5 लाख किलोमीटर हमें ऑप्टिक फाइबर बिछाना होगा। मैं कह रहा हूं 5 साल ना ले, 10 साल ले लें, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या हम उतने ऑप्टिक फाइबर बिछा देंगे तो क्या वो काम भी करेगा? क्योंकि हमने सिर्फ 59 विलेजेस में जो किया कनेक्टिविटी, वो भी उसमें से 76% नहीं काम कर रहा है। बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि वो कनेक्ट हो गया, फायर हो गया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि बीएसएनएल के लाइंसमैन वहां लगे हुए हैं, जिनकी पुरानी जहनियत है, तार बिछा देते हैं, बहुत ही वाईफाई नहीं करते। बहुत ही क्लियर पॉइंट है आपका उसामा मंजर जी, और मेरे ख्याल से यही बड़ा चैलेंज होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जो कनेक्टिविटी की बात आज चंद्रशेखर जी और उसामा मंजर भी कह रहे थे विपिन, और इसी पर हमारी टीम भी काम कर रही है। हम हर शहर में जाकर देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी कैसी है, और यहाँ पर गांव की बात छोड़िए, लेकिन जो मौजूदा कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में कनेक्टिविटी कैसी है, और सबका जो एक्सपीरियंस है कि बहुत खास नहीं है। राइट। तो एक तरफ चैलेंज है कि आप पूरे देश में फैलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है शायद उसी को वर्ल्ड क्लास, नहीं तो एक लेवल तक तो लेकर जाने की बहुत जरूरत है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद डिजिटल इंडिया पर सुनाएंगे आपको बीजेपी की आईटी सेल के हेड की राय। साथ ही गृह संकट सुलझने की उम्मीद में बाजार भी आज झूमे हैं, तो बाजारों का भी हाल जान लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। यंग कॉर्पोरेट लीडर्स के बीच कितना क्लिक कर रहा है मोदी का डिजिटल मिशन, इस बारे में हमने बात की रिलायंस जियो के आकाश अंबानी और ईशा अंबानी से, और उनका मानना है कि ये पहल काफी अहम साबित होगी। तो प्रधानमंत्री जब डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं तो उनका कहना होता है कि ये यूथ जब तक इसे ड्राइव नहीं करेगा ये सक्सेसफुल नहीं होगा। मेरे साथ है एक यंग कॉर्पोरेट आकाश अंबानी। आकाश, आप इसमें अपना रोल क्या देख रहे हैं और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम पर आप क्या व्यू रखते हैं? Digital India has been a fantastic program. It's been an absolutely fantastic program. I think the idea is to empower one and every Indian to access knowledge. So, and our role in Jio is just to make sure that we give a backbone and an infrastructure to all Indians with an optimum quality to make sure that we can achieve those goals. सरकार ने जो डिजिटल इंडिया मुहिम शुरू की है, वो क्या आपको टेक अवे क्या लगता है, कितना फ्रूटफुल होगा, कितना अच्छा होगा ये? I think it was tremendously energizing, or it was great to hear everyone speak. It was great to hear the insights. I think Digital India is one of the most promising initiatives of this Prime Minister, and it's really exciting to see what the future holds for this country. और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और बीजेपी के आईटी सेल के हेड अरविंद गुप्ता मानते हैं कि डिजिटल इंडिया टारगेट चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इसे हकीकत में उतार सकते हैं। आपको जितनी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, प्राइवेट कंपनीज ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने निवेश की बात करी है, और काफी निवेश की बात करी है, 4.5-5 लाख करोड़ की बात करी है, वो मुझे लगता है 4 से 5 साल की विंडो है उसको फ्रुक्टिफाई होने में और उसको रियली ग्राउंड तक पहुंचने में। वहीं आईस्प्रिट्स के को फाउंडर शरद शर्मा मानते हैं कि डिजिटल इंडिया की राह में अभी कई चुनौतियां हैं, देश को प्रोडक्ट इंडस्ट्री के रूप में उभरना जरूरी है। हमें एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री बनाने की जरूरत है। आज आपने सुना प्रधानमंत्री ने भी ये कहा, क्योंकि हम ऐसा है कि हम एयरलाइंस बनाते हैं पर एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते, हम हॉस्पिटल बनाते हैं पर नई दवाइयों का
नई दवाइयां नहीं बना सकते। हम टैंक्स खरीद सकते हैं और चला सकते हैं और लड़ाई कर सकते हैं, पर टैंक नहीं बना सकते। तो अब ये अगर डिजिटल इंडिया हमें चाहिए तो हमें प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत है। यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अभी खत्म नहीं हुआ ग्रीस का ड्रामा, बताएंगे क्या है नया ट्विस्ट। और 1 साल का हो गया CNBC बाजार, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात ग्रीस संकट की। ग्रीस अब नरम पड़ता नजर आ रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने आज कहा कि लेनदारों के प्रस्ताव को कुछ बदलावों के साथ स्वीकार किया जा सकता है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने पेंशन कम करने, टैक्स बढ़ाने के लिए हामी भर दी है। हालांकि ग्रीस के प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि रक्षा से जुड़े खर्च में कटौती नहीं की जाएगी। ग्रीस के प्रस्ताव का अभी तक लेनदारों और IMF की तरफ से जवाब नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ग्रीस के इस नए प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। आपको बता दें कि ग्रीस में 5 जुलाई को जनमत संग्रह होना है, जिसके लिए ग्रीस सरकार ने जनता को नो वोट करने का आग्रह किया है। और ग्रीस संकट सुलझने की उम्मीद में आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का रुख है। यूरोपीय बाजारों में आज करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि कैक, डैक्स और फुटसी, यहाँ तीनों में ही, फुटसी में जरूर थोड़ी सी यहाँ पर बढ़त कम, लेकिन कैक और डैक्स में करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं, वहां पर इस वक्त तेजी का ही आलम है। हालांकि जितनी तेजी यूरोप में दिखाई दे रही है उतनी नहीं, लेकिन तीनों इंडेक्स करीब 0.5% की बढ़त पर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो ग्रीस संकट सुलझने की उम्मीद में आज भारतीय बाजार में भी जोरदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स डबल सेंचुरी लगाते हुए 17 अप्रैल के बाद 28,000 के पार चला गया है। बाजार पर बात करने के लिए हमारे मार्केट रेटर अनिल सिंह भी और हमारे सहयोगी अनिल सिंह भी हैं यहाँ पर, उनसे पूछ लेते हैं। अनिल जी, सबसे पहले ये बताएं कि भारतीय बाजार ग्रीस संकट से आज कुछ बेफिक्र नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया का यही आलम है, लेकिन हमारे बाजारों में तेजी और ज्यादा है, क्यों? बेहद शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा आज फिर से भारतीय बाजारों के लिए, जहां पूरे दिन भर जबरदस्त मजबूती के साथ बाजार कारोबार करते हुए दिखे और एक के बाद एक कई अहम लेवल को पार करके बंद होने में कामयाब रहे। हालांकि शुरुआत सुस्ती के साथ हुई, कल ही के लेवल के आसपास, लेकिन वहां से जो तेजी बनती हुई दिखी, पहले बाजार ने 8,400 के लेवल को पार किया, उसके बाद 8,425 के आसपास अहम लेवल माना जा रहा था और फिर 8,475 तक की तेज दौड़ लगाई निफ्टी ने, फाइनली 8,400 पर बंद हुई। सेंसेक्स अप्रैल के बाद अब पहली बार 28,000 के आंकड़े के पार बंद हुआ, लेकिन असली स्टार थे आज फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। कल ही की तरह यहीं से लीडरशिप आती हुई दिखी, 1.5% की बड़ी दमदार उछाल मिड कैप शेयरों में और स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली। सेकंड हाफ बैंक निफ्टी के लिए भी काफी बेहतरीन रहा, आप देखिए, और बढ़ने वाले शेयरों की तादाद 1,1100 के आसपास पहुंचती हुई दिखी और बैंक निफ्टी ने भी सेकंड हाफ में जो अच्छी मजबूती दिखाई उसका फायदा सेंसेक्स और निफ्टी पर आता हुआ दिखा। और यहां से आप देखिए किस तरह की खरीदारी होती हुई दिखी 1.5% की तेजी के साथ, और ये तेजी पूरी की पूरी PSU बैंक्स की तरफ से आती हुई दिखी। BOB, SBI, ये दो दिग्गज तो मजबूत थे, PNB भी इनफैक्ट, और यूनियन बैंक में 6% की तेजी बनी, लेकिन प्राइवेट बैंक्स पीछे नहीं थे। एक्सिस, यस, ICICI, कोटक, ये चारों ही बैंक इतनी मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे। यहां से भी निफ्टी को सहारा मिला। कैपिटल गुड शेयरों में भेल जबरदस्त तेजी में, और आज फिर से भेल ने बड़ा उछाल दिखाया और 4% के आसपास की तेजी यहां हुई। L&T भी मजबूत था। IT शेयरों के लिए आज का दिन खास रहा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से कमजोरी झेल रहे IT शेयरों में एक बड़ा उछाल आता दिखा। HCLTech 2.5% मजबूत हुआ। टेक महिंद्रा, TCS, इन्फी जैसे दिग्गजों में अच्छी खरीदारी लौटती हुई नजर आई। वहीं ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में भी तेजी बनी। ONGC और केन तो मजबूत थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने के बावजूद IOC, HPCL में आज तेजी बनती दिखी। सीमेंट शेयरों में भी बड़ा उछाल फिर से बना। ग्रासिम अल्ट्राटेक, SCC, अंबुजा, दोनों ही ग्रुप काफी मजबूत थे। और आज मंथली सेल्स नंबर्स आते दिखे ऑटो शेयरों के, जिसमें मारुति महिंद्रा ने अपने नंबर्स पेश किए। आयशर और एस्कॉर्ट्स के भी नंबर्स के दम पर चारों ही स्टॉक पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। वहीं टायर शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। सीएट, जेके टायर जैसे स्टॉक दमदार उछाल के साथ बंद हुए, लेकिन खबरों का एक्शन दिखा कई सारे स्टॉक्स में। मैकनेली भारत यहाँ पर 200 रुपए में 100 रुपए में ओपन ऑफर लाने की एक बात आती दिख रही। EMC की तरफ से 20% का ऊपरी सर्किट। IGL के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि जो PNGRB के साथ इनका विवाद चल रहा था, इनके फेवर में फैसला आने के बाद स्टॉक 9% उछला। टाटा केमिकल अपने फर्टिलाइजर कारोबार को $1 बिलियन में बेच सकता है, इस खबर के बाद 4% की तेजी वहां बनी। और प्रधानमंत्री ने सिंचाई योजना को मंजूरी दी, जेएन इरिगेशन 4% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी पर सहारा मिला कई सारे दिग्गजों से, जिसमें सिप्ला, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड और आइडिया जैसे दिग्गज शामिल थे।
और पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जालान का कहना है कि ग्रीस में चल रही समस्याओं का असर भारत पर नहीं पड़ेगा, हालांकि यूरोपियन यूनियन इससे बहुत प्रभावित होगा। इंडिया का सिचुएशन है वहां इसका इफेक्ट बहुत नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो ग्रीस के साथ बेसी नहीं है, हमारी बैंकिंग सिस्टम बहुत इन्वॉल्व नहीं है विद द ग्रीक इकोनॉमी। लेकिन एक प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है ग्लोबली, वो यूरो का क्या होगा। यूरोपियन यूनियन है, यदि वो उनको कुछ लोन देगा टू बी एबल टू हैंडल देयर करंट डेट प्रॉब्लम, तब तो बहुत तो बहुत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाहर की यूरो में या और कहीं। लेकिन मान लीजिए कि यदि ये ग्रीस यूरो को छोड़ देता है, तब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ शशि कृष्णन के मुताबिक ग्रीस के डिफॉल्ट से ग्लोबल व्यापार में रिस्क काफी बढ़ जाएगा और ये ऐसा पहला मौका है जब कोई विकसित देश डिफॉल्ट कर रहा है। इसका कंटेजन इफेक्ट कुछ ज्यादा है तो फिर इंडिया के ऊपर थोड़ा असर पड़ सकता है। दो तीन बड़े इम्पैक्ट्स हो सकता है। एक जो है कि ग्लोबली एक रिस्क ऑफ ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बार कोई डेवलप्ड कंट्री डिफॉल्ट कर रहा है, तो रिस्क ऑफ ट्रेड तो होगा ही होगा। और यदि रिस्क ऑफ ट्रेड होगा तो आउटफ्लोज तो 100% होगा इमर्जिंग मार्केट से। ऐसे यदि कुछ बड़ा आउटफ्लो हो जाता है तो दोनों करेंसी के ऊपर और सेंटिमेंट के ऊपर तो असर पड़ सकता है। और हमारे नेटवर्क का सबसे नया मेंबर सीएनबीसी बाजार आज 1 साल का हो गया है। हमें फख्र है कि बिजनेस की मातृभाषा गुजराती में ये चैनल लॉन्च के बाद से नंबर 1 है। बाजार की कामयाबी खास है क्योंकि इसने बिजनेस और मार्केट की अच्छी समझ रखने वाले गुजराती समुदाय के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मसलन बजट के दिन गुजरात में ये दूसरे चैनलों से काफी आगे था। साफ सुथरे विश्लेषण, खबरों में तेजी और अलग तरह की प्रोग्रामिंग में बाजार को नंबर 1 बनाया है। सीएनबीसी बाजार की टीम को ढेरों बधाई और उम्मीद है कि दर्शकों का प्यार इसे यूं ही मिलता रहे। लांबो डगलो मुछो बाकड़ी श्रे पाघड़ी राती, अरे बोल बोल तो तोड़ी तोड़ी छेल छबीलो गुजराती, तन छोटू पण मन मोटू छे खमीर बनती जाती, अरे भले लाग तो भोळो हूँ छेल छबीलो गुजराती। सीएनबीसी બજારના દરેક દર્શકો અને સીએનબીસીની આખી ટીમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, કારણ કે 1 વર્ષ એમને પૂરું કર્યું છે. ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ એન્ડ કોંગ્રેચ્યુલેશન. સીએનબીસી બજારના તમામ પ્રેક્ષકોને આ પ્રથમ જે એનિવર્સરી આવે છે સીએનબીસી બજાર ચેનલની, એને વિશે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને મારી આશા અને ઈચ્છા છે, મારી પ્રાર્થના છે કે ગુજરાતીની જેમ આ એક ચેનલ છે એમ ઘણી બધી બીજી ચેનલો પણ વધે અને ગુજરાતી ભાષા આપણને દરેક માધ્યમથી બધાને જોડી રાખે, એવી જ ઈચ્છા. નમસ્કાર, હું આતિશ કાપડિયા. સીએનબીસી બજારને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. કોંગ્રેચ્યુલેશન. સીએનબીસી બજારના તમામ ગુજરાતી દર્શકોને પહેલી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે हार्दिक शुभेच्छा. और ब्रेक के बाद कैबिनेट के अहम फैसलों पर डालेंगे एक नजर. साथ ही बताएंगे सरकारी बैंकों की सेहत में सुधार के लिए सरकार का क्या है नया डोज. आज कैबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्रों किसानों से जुड़े बेहद अहम फैसले किए गए. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी. कैबिनेट के अहम फैसलों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय. देखिए, कैबिनेट की इस बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं. पहला फैसला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे खेतों में सिंचाई की व्यवस्था पहुंचाई जाए, ये इसके तहत प्रयास किया जाएगा. और इस योजना की खासियत ये है कि ये योजना केंद्र स्तर पर नहीं बनाई जाएगी, बल्कि हर जिले स्तर पर योजना तैयार की जाएगी. उस जिले को किस तरह की योजना की जरूरत है, रूपरेखा की जरूरत है, उस रूपरेखा को केंद्र सरकार मंजूरी देगी. इस योजना के तहत जो भी खर्च होगा, उस खर्च का 75% खर्च
खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, 25% खर्च यहाँ पे राज्य सरकारें वहन कर सकती है। निजी क्षेत्रों की सहभागिता भी बढ़ाने की कोशिश इस योजना के तहत की जाएगी और शुरुआती दौर में 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी योजना जिसे मंजूरी दी गई है कैबिनेट में वो है यहाँ पे खासतौर से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर के। ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो होगा वो एक तरह से ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म होगा, जैसे कि हमने कई मामलों में MCX, NCDX को देखा है। एक नेशनल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, जहां पे किसान अपने फसल को बेच सकते हैं बगैर किसी मंडी में आए हुए, बगैर किसी बाजार में गए हुए, ऑनलाइन अपने सामान को बेच सकते हैं। और एक नोडल एजेंसी होगी जो किसानों से सामान को लेकर के जो खरीदार होंगे उन तक पहुंचाएगी। इसका मकसद ये है कि किसानों को बेहतर पैसा दिया जाए, पैसा आमदनी हो सके और साथ ही साथ बिचौलिए की भूमिका को कम किया जाए। तीसरा प्रस्ताव जिसे मंजूरी दी गई है कैबिनेट इस बैठक में वो है प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत एक योजना तैयार की गई है जिसमें स्किल डेवलपमेंट पे खास जोर होगा, निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और इस योजना को हो सकता है कि 15 जुलाई को प्रधानमंत्री खुद लॉन्च करें। इसकी रूपरेखा को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इस तरह से 3 बड़े फैसले लिए गए हैं इस कैबिनेट की बैठक में। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक एग्रीकल्चर कमोडिटीज मार्केट एक होने से भारत को काफी लाभ हो सकता है। पॉजिटिव स्टेप है इसका जिक्र वित्त मंत्री ने किया था पिछला बजट में। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट फॉर द कंट्री एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले कई वर्ष में इसकी बातचीत तो हो रही थी मगर बात आगे बढ़ा नहीं। मार्केट तो एक ही होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केटिंग के लिए कोई पाबंदी, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो वी शुड हैव वन यूनिफाइड मार्केट। उसके ओर हम बढ़ रहे हैं और उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारा जो ताकत है, वी नीड टू यूज दैट स्ट्रेंथ। सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिए सरकार जल्दी एक पैकेज लाएगी जिसमें पूंजी के अलावा भी कई चीजों का ख्याल रखा जाएगा। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक PSU बैंकों में सबसे पहले गवर्नेंस में बदलाव पर जोर होगा, साथ ही टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट बेहतर करने पर भी फोकस होगा। We are ensuring that as far as the banks are concerned, the public sector banks are concerned, we put in place a comprehensive package to really strengthen our public sector banks. First and foremost, we are working on governance changes. I won't go through those in detail, but it's really about restructuring the role of the chairman, the MD, the boards of each of these banks. So governance is the first thing that we are working on with respect to the banks. We are working on improving the operating performance of these banks as well. There are important things they need to do as far as technology and risk management is concerned, coming out of Gyan Sangam, so we are working on that. We are working with each of the public sector banks to sharpen and define their strategies and their capital raising plans better. और सरकार PSU बैंकों को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक SBI के पूर्व चेयरमैन का कहना है कि सरकार वादे काफी करती है लेकिन बैंकों को ताकत देने के लिए इन वादों को पूरा करना जरूरी है। 20,000 करोड़ जो है फिलहाल पर्याप्त होगा। दिक्कत सिर्फ यही है कि पहले सरकार में जो घोषणाएं होती थी वो पूरी नहीं की जाती थी। जैसे 2013 में उन्होंने घोषणा की कि स्टेट बैंक को 4,000 करोड़ रिकैपिटलाइजेशन मिलेगा, दिया 2,000 करोड़। तो कथनी और करनी में जो फर्क है वो नहीं होनी चाहिए। अगर $3 बिलियन 20,000 करोड़ का एडिशनल कैपिटलाइजेशन मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। और ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे यूनिट ट्रस्ट को बचाने के लिए सरकार ने 2001-2 में करीब 10-15 हजार रुपया खर्चा किया था। तो इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है। और ये कहना आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा कि 15-20 हजार करोड़ जो है बैंक्स हर साल इनकम टैक्स देते हैं सरकार को। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एडिशनल कैपिटल दिए जाए, डिविडेंड अलग, तो एडिशनल कैपिटल जो देने की बात चल रही है उसकी रिटर्न नहीं आती है। ललित मोदी के सनसनीखेज आरोपों के बाद बीजेपी नेता वरुण गांधी ने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। वरुण गांधी ने कहा है कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने अब तक सबसे सनसनीखेज आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी और बीजेपी नेता वरुण गांधी पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम विवादों को निपटाने में मदद करने के लिए वरुण गांधी ने लंदन में उनसे मुलाकात की थी और ये भी कहा था कि आंटी ने $60 मिलियन यानी करीब 360 करोड़ रुपए मांगे हैं। ललित मोदी ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि जिस आंटी
क्रांति की वो बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। और ललित मोदी के आरोप पर बीजेपी नेता वरुण गांधी ने कहा कि उनकी लंदन में ललित मोदी से मुलाकात हुई थी। वरुण गांधी ने कहा कि ललित मोदी से उनकी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। वरुण अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में गए थे और ललित मोदी पहले से वहां मौजूद थे। वरुण गांधी ने कहा कि इसी दौरान ललित मोदी ने उनसे घर चलकर चाय पीने को कहा। वरुण के मुताबिक ललित मोदी से उनकी मुलाकात करीब 30-40 मिनट तक हुई और इसके बाद वो ललित के संपर्क में नहीं आए। ललित मोदी की मदद के बदले सुषमा स्वराज के परिवार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। नेटवर्क 18 के पास एक मेल है जो 15 अप्रैल 2015 को ललित मोदी ने लिखा था। इंडोफिल इंडस्ट्री के लिए कंपनी सेक्रेटरी को लिखे ईमेल में ललित मोदी ने सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को अतिरिक्त निदेशक बनाने की सिफारिश की है। आपको ये भी बता दें कि इंडोफिल इंडस्ट्री के सीएमडी ललित मोदी के पिता के मोदी हैं। यानी एक तरफ जहां सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को वीजा दिलाने में मदद की, वहीं दूसरी तरफ ललित मोदी ने सुषमा के पति स्वराज कौशल को अपने पिता की कंपनी में डायरेक्टर बनाने की सिफारिश की। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव बाद में 23 अप्रैल को वापस भी ले लिया गया था। 2006 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसी महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने सभी आरोपों से इनकार किया है। पंकजा ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और उनके खिलाफ साजिश रची गई है। पंकजा ने कहा कि आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पिछली सरकार ही दे चुकी थी और वो वही रेट कॉन्ट्रैक्ट और नियम को फॉलो कर रही थी जो पिछली सरकार यानी कांग्रेस एनसीपी की सरकार कर रही थी। पंकजा ने साफ किया कि उन्होंने टेंडर देने में कोई गड़बड़ी नहीं की है। Housing.com से कैसे बेघर हुए राहुल यादव दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब रतन टाटा ने कैब एग्रीगेटर ओला में भी किया इन्वेस्ट। क्यों है ये इतना अट्रैक्टिव, ये भी देखिए ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेटवर्क टैरिफ मामले में पीएनजीआरबी के दावे को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को उलटते हुए कहा कि पीएनजीआरबी को आईजीएल का टैरिफ तय करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद आईजीएल के शेयर में काफी तेजी देखी गई और आईजीएल के एमडी नरेंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से देश में नए पीएनजी और सीएनजी कनेक्शन को बूस्ट मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको हम लोग वेलकम करते हैं। ये बहुत अच्छा जजमेंट है जिसमें इन्होंने पीएनजीआरबी की जो एसएलपी है उसको डिसमिस किया है। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है। इससे जो अनसर्टिनिटी बनी हुई थी कंट्री के अंदर में वो दूर हुई है और जितनी भी कंपनीज हैं अब कंट्री में हम लोग अच्छे से एक्सपेंशन करेंगे और गवर्नमेंट जो मिशन मोड में जाके नए पीएनजी कनेक्शन सीएनजी को बूस्ट देना चाहती है उसको काफी अच्छा बढ़ावा मिलेगा। हम पूरा का पूरा जो टेक्स्ट क्योंकि अभी हमको कोर्ट से मिला नहीं है, पूरा टेक्स्ट मिलने के बाद ही हम इस पर आगे कमेंट दे पाएंगे। Housing.com के सीईओ राहुल यादव की छुट्टी कर दी गई है। आज कंपनी की बोर्ड बैठक में राहुल यादव को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया गया। कंपनी के मुताबिक राहुल का बेहुदा बर्ताव ही उन्हें निकाले जाने का सबसे बड़ा कारण है। राहुल का अब कंपनी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहेगा। आज उन्हें इस फैसले के बाद तुरंत कंपनी के ऑफिस से निकल जाने के लिए कहा गया। खबरों के मुताबिक Housing.com में सबसे बड़े निवेशक साउथ बैंक के वकीलों ने आज की बोर्ड मीटिंग से पहले पुलिस को भी बुलाया था। बोर्ड को इस बात की आशंका थी कि खुद के निकाले जाने के फैसले के बाद राहुल अपने स्वभाव के मुताबिक लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। हालांकि राहुल चुपचाप इस फैसले को मानकर वहां से चले गए। कंपनी के बोर्ड ने फिलहाल किसी अंतरिम सीईओ का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि राहुल यादव ने कुछ दिनों पहले निवेशकों को बिना दिमाग का कहते हुए कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उसके लिए उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी। पिछले हफ्ते उनके दोबारा इस्तीफे की भी खबरें आई थी, लेकिन राहुल ने कल ही मीडिया में यह कहा था कि अब वो कंपनी में ज्यादा बड़ा रोल निभाएंगे। इसके अलावा कुछ हफ्तों पहले राहुल ने अपनी कंपनी में 200 करोड़ रुपए के जो शेयर्स थे वो स्टाफ में ईसॉप के तौर पर बांट दिए थे, जो उनके अपने शेयर थे। तो विपिन, आपने कुछ हफ्ते पहले राहुल यादव का इंटरव्यू भी किया था और आज उनके इस्तीफे की खबर के बाद ट्विटर पे उनकी बहुत खिंचाई हुई है। आपका क्या सेंस रहा उनसे बात करके? देखिए, राहुल
आप उन्हें दो तरीके से देखते हैं। कंपनी के लोग भी, यहां तक कि इन्वेस्टर्स भी मानते थे कि राहुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हैं, अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कंपनी के सीईओ थे और जिस तरह का बर्ताव वो करते थे, अपने इन्वेस्टर्स को लिख देना कि आपके पास दिमाग नहीं है, किसी अखबार, अहंकारी, बहुत अहंकारी लगे आपको? अहंकारी भी लगे, और अहंकारी शायद सही शब्द ना हो, लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं सोचता और उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वही सही है, आप कह भी सकते हैं कि शायद अहंकार है, लेकिन बहुत ही हैफहजार्ड पर्सनालिटी कि बस मैंने ये सोच लिया तो सही है। मैंने उनसे कहा कि अगर आपने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, अगर कल के आप सीईओ हैं, आपकी कंपनी के लोग भी ऐसे आपको इस्तीफा रोज देने लगेंगे तो बोले दे सकते हैं, मैं तो खुश रहूंगा इस बात से। तो इससे लगता है कि सोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिखरी हुई थी। चलिए, तो अब राहुल यादव को अपने आप को रीइन्वेंट तो जरूर करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हुए स्टार्टअप वर्ल्ड में हो रही तेजी की ओर अब बड़े बड़े निवेशक आकर्षित हो रहे हैं और इस रेस में रतन टाटा भी पीछे नहीं है। रतन टाटा ने कैब एग्रीगेटर ओला में निवेश किया है, हालांकि अभी ये खुलासा नहीं हुआ कि उन्होंने कितना पैसा डाला है। 100 शहरों में अपनी पहुंच बनाई ओला देश की टॉप रेडियो कैब सर्विस है। ओला से रतन टाटा, स्नैपडील, पेटीएम, कारदेखो.com, फर्नीचर रिटेलर अर्बन लैडर, ऑनलाइन ज्वेलरी रिटेलर ब्लू स्टोन और इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट में इसके पहले निवेश कर चुके हैं। आवाज एट 9 में आज के लिए इतना है। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।